क्वांटम डॉट्स। अच्छा, जो क्वांटम डॉट्स हैं बेसिकली क्या है, ये भी नैनो क्रिस्टल्स होते हैं, स्मॉल नैनो क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये फ्लोरेसेंस देते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंस देते हैं। और इसमें यह है कि ये फोटो ब्लीचिंग रेजिस्टेंट होते हैं। फोटो ब्लीचिंग रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि फोटो ब्लीचिंग किसको कहते हैं कि जब फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लोरोफोर होता है ना, यानी वो मॉलिक्यूल जो फ्लोरेसेंट रिलीज करता है ना, अब वो फ्लोरेसेंट बंद कर दे या कम कर दे, रिड्यूस कर दे, ठीक है, उसमें कोई डिग्रेडेशन भी हो सकती है ना, कोई केमिकल डिग्रेडेशन की वजह से वो क्या कर लें, ये जो फ्लोरेसेंट वो रिलीज कर रहा है वो कम कर देना। तो से ये होता है कि इंटरप्रिटेशंस में या फिर एग्जाम्पल डायग्नोसिस में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इस वजह से जो क्वांटम डॉट्स है नैनो क्रिस्टल, ये इस वजह से फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसमें फोटो ब्लीचिंग नहीं होती, फोटो ब्लीचिंग रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं? फोटो ब्लीचिंग किसको कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल एक फ्लोरोफोर है, एक मॉलिक्यूल फ्लोरेसेंट रिलीज कर रहा है ना, वो उसमें क्या हो सकता है, कोई केमिकल डिग्रेडेशन हो जाए ना मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जाम्पल कोई बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वो टूट जाए। ठीक है, तो उस वजह से फिर वो जो वो कलर रिलीज कर रहा है ना, जिस इंटेंसिटी में वो कलर रिलीज कर रहा है वो फिर स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो इस बेस पे जो है फिर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम उनको डायग्नोसिस में यूज करते हैं तो, या बायोसेंसिंग में उसको यूज करते हैं, तो फिर हमें वो रिक्वायर्ड टारगेट फुलफिल नहीं होता। तो इस वजह से एक उसको फिक्स करने के लिए ना, इसमें हम फिर क्या करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो क्वांटम डॉट्स हैं ये वो नैनो क्रिस्टल्स होते हैं, जो हम क्या करते हैं, इसको एज अ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, फायदा यह है कि फॉर एग्जाम्पल फोटो ब्लीचिंग नहीं होती, फोटो ब्लीचिंग रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, कलर्ड जो हैं, जो फ्लोरेसेंस देते हैं वो एक कांस्टेंट फ्लोरेसेंस देते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, कांस्टेंट के बाद डिग्रेडेशन नहीं होती, डिग्रेडेशन ये रेजिस्टेंट होते हैं, फोटो ब्लीचिंग के रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, यानी जो कन्वेंशनल अभी तक जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं ना, जिसमें ये नैनो क्रिस्टल्स के अलावा उसमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि फोटो ब्लीचिंग उसमें होती है ना, तो ये क्या होते हैं, ये जो नॉन नैनो क्रिस्टल है ये फोटो ब्लीचिंग रेजिस्टेंट होती है। इस वजह से इनका कहते हैं कि एक्सीलेंट कंट्रास्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिंग में, या फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई लैब लिंक करते हैं, बायोसिस में लैब लिंक करते हैं ना, सेल्स को एंटीबॉडीज को लेबल करते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं, फ्लोरेसेंट रिलीज करते हैं। ठीक है, जिस तरह फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं ना, ये आर्टिफिशियल नैनो स्ट्रक्चर्स हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसमें ये होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल इनका साइज भी होता है, फॉर एग्जाम्पल इनका साइज, ये जो इनमें जो मॉलिक्यूल है ना, अगर उनका साइज छोटा होता है या बड़ा होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ये फिर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो लाइट भी इमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर साइज में फॉर एग्जाम्पल छोटा है तो वो ग्रीन कलर इमिट करते हैं, अगर साइज में बड़ा है तो वो रेड कलर इमिट करते हैं। तो इस तरह जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है ये फिर लाइट की एमिशन भी करते हैं। तो उस बेस पे हम क्या कर देते हैं, इसको एज अ बेस्ट सोर्स फॉर लेबलिंग भी यूज करते हैं। ठीक है, जिस तरह आप लोग मुख्तलिफ, आप लोगों ने फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी पढ़ी होगी, जिसमें वो हम सेल्स को लेबल्ड करते हैं कलर्ड मॉलिक्यूल्स से, जो क्या कर देते हैं, जब यूवी लाइट पे उस पे पड़ती है तो वो क्या रिलीज करते हैं, हाँ फ्लोरेसेंस रिलीज करते हैं, जिसको हम डिटेक्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं। या फॉर एग्जाम्पल इलेजा में आप लोग देखते हैं उस कलर की इंटेंसिटी को देखते हैं। ठीक है, तो ये जो अब क्वांटम डॉट्स हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं,
वो तो ब्लीचिंग रेजिस्टेंट होते हैं। ओके है। अच्छा, इसके अलावा जो है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो साइज के होते हैं, मीन्स के लेस देन 50 नैनोमीटर्स के होते हैं और डिफरेंट शेप्स के होते हैं। जिस तरह आप लोगों को ये इन्होंने मेंशन किया कि नैनो स्फेयर्स हैं, नैनो शेल्स हैं, नैनो रॉड्स हैं, नैनो केज हैं। ये आप लोगों को इसका ये नजर आ रहा है ना, ये नैनो स्फेयर्स हैं, इस शक्ल में होते हैं। नैनो रॉड्स इस शक्ल में होते हैं ना, नैनो शेल्स, नैनो केज, ठीक है, मुख्तलिफ शेप्स में होती हैं, ठीक है। नैनो प्रिज्म, तो ये इसके मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, ठीक है। ये नैनो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स क्या, और कहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है, जो बायोसेंसर्स हैं उनके लिए बेस्ट लेबल्स, हम मॉलिक्यूल्स को, सेल्स को, टारगेट्स को क्या कर देते हैं, इससे लेबल करते हैं, ठीक है। और फर्दर उसकी डायग्नोसिस में, आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होती हैं। इसकी समझ आ गई? इसकी जो है एप्लीकेशन, जिस तरह फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में अगर हम नैनोपोर टेक्नोलॉजी को देखते हैं ना, तो नैनोपोर स्मॉल जो है क्या होते हैं, नैनो स्केल पे पोर्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन्स में ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल पोर्स अगर हम देखें, तो बायोलॉजिकल पोर्स में हम यूज करते हैं पोरेंस प्रोटीन्स को। पोरेन प्रोटीन्स जो पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स होती है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल हम आर्टिफिशियली ये पोर्स प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली ना, तो उसके लिए फिर हम सिलिकॉन ऑक्साइड्स को यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह अगर नेचुरली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें हम पोरेन प्रोटीन को यूज कर रहे हैं। अब अगर ये सॉलिड स्टेट जो है, हम सॉलिड स्टेट पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली जो सिलिकॉन ऑक्साइड्स हैं उनके पोर्स हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके आगे भी एप्लीकेशंस आएंगे कि इनके जो है जो फंक्शंस वगैरह हैं, वो मोस्टली जो है हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को देखते हैं, उनके साइज की डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। एनर्जी की डिटर्मिनेशन करते हैं, तो ये इसमें हेल्पफुल होते हैं। इवन डीएनए सीक्वेंसिंग जो है उसमें हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। आगे उसको इनकी एप्लीकेशन आएंगी। इसके अलावा नैनो मेडिसिन हैं, वो तो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं नैनो मेडिसिन को, कि सेफ डिलीवरी टू द टारगेट। और इसके अलावा मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी है, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन है, थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन है और टिश्यू इंजीनियरिंग। ये डिफरेंट साइड पे, डिफरेंट फील्ड में इनकी क्या है, एप्लीकेशंस है ना। अब ये जो हम नैनोपोर्स का जिक्र कर रहे थे ना, तो इसमें यही पोरेंस जो बायोलॉजिकल जो है वो बायोलॉजिकल प्रोटीन्स है ना, पोरेंस उसको हम कहते हैं पोरेंस। तो ये हो गई, या फॉर एग्जांपल अगर सिंथेटिक है, जिस तरह हमने जिक्र किया कि सिलिकॉन से हम आर्टिफिशियल भी पोर्स, जो इस तरह सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा, आर्टिफिशियली भी डिजाइन करते हैं। तो इसके कहते हैं कि जो फॉर एग्जांपल इनकी जो फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, कि इसमें एक ये है कि ये जो फॉर एग्जांपल हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं ना, इसमें ये कि इनकी स्पेसिफिसिटी होती है। एक स्पेसिफिक टारगेट साइड पे हम इसको क्या कर सकते हैं, उधर इसको हम स्पेसिफिक सेल्स को जाके टारगेट कर सकते हैं, उधर पोर क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा इनकी कैपेबिलिटी टू बी रेगुलेटेड, इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इन नैनोपोर्स को हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, यानी जिस पर्पस के लिए इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ड्रग डिलीवरी के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं सेल्स में ना। तो प्रॉपर इसकी क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कंट्रोल, मींस के जिन पर्पस के लिए हम इसको यूज करें, जिस प्रोसेस में हम इनको यूज करें, तो उसको हम प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और फर्दर जो है 3D स्ट्रक्चर और नैनो स्केल, ठीक है। तो हम एक मॉलिक्यूल का ये 3D स्ट्रक्चर भी नैनो स्केल पे देते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है, डीएनए मॉलिक्यूल से पास होता है, आरएनए मॉलिक्यूल है, दूसरे मेटाबोलाइट्स हैं, उसकी जो है हमें नैनो स्केल पे ये क्या करते हैं,
3D स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। ओके है, बहुत कंफ्यूज बैठे हुए हैं आप लोग, मुश्किल है। अच्छा, इसके अलावा जो है यही टेक्नोलॉजी कहते हैं रैपिड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नियरली आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स। डीएनए स्ट्रैंड्स होती है ना, तो कितनी सिमिलरिटीज अगर डीएनए 2 स्ट्रैंड्स आपस में रखते हैं, वो सिमिलरिटीज भी हमें जो है ये नैनोपोर्स बताते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इससे ये पास होता है स्ट्रैंड, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पोर है ना, फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है ना, इसमें इस तरह ये पोर है ये, तो इससे फॉर एग्जांपल जो मॉलिक्यूल पास होते हैं ना, तो ये फॉर एग्जांपल डीएनए स्ट्रैंड इससे पास होते हैं ना, तो चूंकि अब जो डीएनए है उसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, 2 नैनोमीटर तक उसकी डायमीटर होती है ना, तो अब इतना बारीक स्ट्रैंड इसमें से जब पास होता है इस नैनोपोर से, तो ये जो है उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, उनका साइज हमें बताते हैं, कितने इसका जो है वो डायमीटर साइज कितना है। ठीक है, फर्दर इवन जो उनकी डीएनए सीक्वेंसिंग है, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या जो सिंगल सीक्वेंसिंग है। ठीक है, अब ये जो नैनोपोर्स हैं, ठीक है, ये नैनोपोर डीएनए सीक्वेंसिंग भी ये अब करते हैं, नैनो सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो इससे ये होता है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह फॉर एग्जांपल इवन ये आप लोग देख रहे हैं ना कि ये जो बेसिस हैं, ठीक है, उसकी जो है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के बेस पे जब इससे पास होते हैं ना 1 बेस डीएनए का, तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के बेस पे वो क्या करते हैं, बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो पूरी बेसिस पास होती हैं पोर्स से ना, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। सर अटेंडेंस तक आए ना तो प्लीज मुझे बता दें। और जो ऑनलाइन बच्चे हैं बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। अटेंडेंस तक आए ना तो प्लीज। ठीक है, तो ये क्या है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं डिटेक्टर्स। इसके अलावा इवन इसमें ये भी है ना कि जो म्यूटेशंस हैं, जहां जहां पे डीएनए स्ट्रैंड्स में म्यूटेशन आई हुई होती है, अब जब म्यूटेशंस आई होती हैं तो म्यूटेशन में क्या होता है कि बेस चेंज हो जाता है। ठीक है, बेस चेंज हो जाता है, जिस तरह SNP का आप लोगों ने सुना होगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जहां पे न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूट हुआ होगा, चेंज हुआ होगा, तो उधर जो है ये सिंगल जो है वो उसको भी डिटेक्ट करते हैं म्यूटेशन को, कि कहां पे म्यूटेशन मौजूद है। तो इस तरह ग्राफ की शक्ल में हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो मीन्स के ये नैनोपोर टेक्नोलॉजी इसका बहुत ज्यादा रोल है, इम्पोर्टेंस है। इसकी समझ आ गई? अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो इवन इमेजिंग क्वांटम डॉट्स का तो हमने पढ़ा, मैक्रोस्कोपिक सैंपलिंग। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक सैंपलिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसमें ये होता है ना कि चूंकि अब इसमें जिस तरह हमने कहा ना कि मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूल्स की मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, अब मैक्रोस्कोपिक मीन्स इधर मैक्रोस्कोपिक लेवल जो है ये कौन सा मैक्रोस्कोपिक है, कौन सा मैक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप है। ठीक है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन मैक्रोस्कोप। ठीक है, तो इस लेवल पे जो है अब मैक्रोस्कोपिक सैंपलिंग में मींस के मॉलिक्यूल्स की जो मैनिपुलेशन होती है, अपनी डिजायर के मुताबिक मॉलिक्यूल्स को क्या करना, अरेंज करना, डिजाइन करना। ठीक है,
तो ये माइक्रोस्कोपिक सैंपलिंग इसमें हम करते हैं। इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ एयरवेज, डिटेक्शन ऑफ एयरवेज मोस्टली ये जो उसमें जो रिस्पिरेटरी ट्रैक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको डायग्नोस करना, ठीक है, कि जो रिस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डिलीवरिंग मेडिसिन हैं टू टारगेट लोकेशंस, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस एंड कैंसर सेल्स, उसको हम क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह किल करेंगे? अच्छा, एक तो ड्रग टारगेट साइट पे पहुंचाना है, एक इस तरह के नैनो बोर्ड्स जो हैं, नैनो बोर्ड्स डिजाइन होते हैं कि वो क्या कर देते हैं, उधर कैंसर सेल्स में सिलेक्टिवली जो कैंसर सेल्स हैं उसमें क्या कर जाते हैं, जाके ड्रिलिंग करते हैं। क्या करते हैं? ड्रिलिंग करते हैं। तो जब ड्रिलिंग करेंगे तो क्या होगा? बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का कुछ पढ़ा है आप लोग तो माशाल्लाह से 7th सेमेस्टर में हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नहीं पढ़े हैं? इम्यूनोलॉजी पढ़ी है कि नहीं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, वैसे इसमें आप लोग ये जो नेचुरली हमें ये जो ड्रेलिंग सिस्टम है ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम करता है। जो पैथोजेनेटर होते हैं ना, तो वो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं उसको जो प्रोटीन्स है ना उसको कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है वो फिर क्या करते हैं, ये नॉन स्पेसिफिकली जो सेल्स होती है ना उनकी क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, उनमें पोर फॉर्मेशन करते हैं। उससे ये होता है कि सेल्स जो है बर्स्ट हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। वो तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे शायद आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो उसमें वो फिर जब ये प्रोटीन स्प्लिट हो जाते हैं तो ए पार्ट और बी पार्ट में स्प्लिट होते हैं। ठीक है, जो लार्ज पार्ट होता है फॉर एग्जांपल बी, वो जाके वो स्पेसिफिक साइट पे अटैच हो जाता है। जो ए पार्ट है वो स्कैप हो जाता है। मोस्टली ये जो ए पार्ट है ये फिर जाके इन्फ्लेमेशन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। कीमोटैक्टिक फैक्टर्स भी होते हैं, तो वो तो खैर इम्यूनोलॉजी साइड पे जाते हैं वो। लेकिन नेचुरली भी इम्यून सिस्टम जो है जो बॉडी में पैथोजेंस आते हैं उनकी क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। तो इस तरह जो है ये भी इस तरह उनको किल करते हैं जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं या कैंसर सेल्स हैं। ठीक है, रिपेयर करते हैं डैमेज टिश्यूज को, मींस के किस तरह रिपेयरिंग करेंगे, उसको ड्रग प्रॉपरली प्रोवाइड करना, उधर टारगेट तक पहुंचाना ना। इसके अलावा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो नैनो बोट्स हैं ये ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह यस सर, यस अच्छा सर, रजिस्टर में कैसे लिखेंगे सर? एक लाइन ऑन कर दो ठीक सर। इसके अलावा तुम्हें काम में है ही नहीं। सर कैसे हम बुझा आते हैं सर अभी थोड़ा बहुत गुजारा है। अच्छा, तो इवन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी जिस तरह पर आरबीसीज हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इस तरह ये जो नैनो बोट्स हैं ये भी जो रोबोट्स हैं ना ये भी इस तरह डिजाइन होते हैं कि ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं। जहाँ पे हाइपोक्सिक कंडीशंस होती हैं या कोई इस तरह के पेशेंट होते हैं जिसमें सांस लेने का वो मसला होता है ना, तो उधर ये जो है ये फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड में कैरी करते हैं। ठीक है, स्किन और डेंटल केयर, ऑगमेंटेशन ऑफ इम्यून सिस्टम मींस उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, इम्यून सिस्टम को उसकी हेल्प करना। अच्छा, द
इसके अलावा क्लोटोसाइट कंसेप्ट, ये भी एक कंसेप्ट है। क्लोटोसाइट मींस जहां पे जो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लीडिंग साइट पे जाके क्या करते हैं, क्लॉट्स की फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह जो ये आर्टिफिशियल क्लोटोसाइट्स डिजाइन होती हैं, ठीक है, ये जाके ब्लीडिंग साइट पे अटैच होती हैं और उधर क्लॉटिंग करती हैं, ठीक है। मींस के वो जो फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, उधर जो है पोर, ये बोन वगैरह की फॉर्मेशन हुई है या पोर फॉर्मेशन हुई है, तो उधर ये जाके क्या कर देते हैं, क्लॉट की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, क्लोटोसाइट्स, ठीक है। ब्रेन एनहांसमेंट, ब्रेन एनहांसमेंट मींस के मोस्टली आप लोगों को पता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर से बहुत कम चीजें पास होती हैं। अब ये है, इस तरह करते हैं कि ये हेल्पफुल होती है इवन मेडिसिन को उधर तक पहुंचा देना, ठीक है। जिस तरह ब्रेन डिजीज हैं, ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज, तो उसमें ये फिर क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। और ब्लड ब्रेन बैरियर से जो है इवन मेडिसिन वगैरह हैं उनको क्या कर देते हैं, पास करते हैं, इसको इसकी हेल्प कर देते हैं ना। अच्छा, इसके अलावा इम्प्रूव्ड इमेजिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिस तरह हमने एमआरआई वगैरह का जिक्र किया था। इसके अलावा नैनो प्रोब्स हैं, कहते हैं कि नैनो प्रोब्स जो हैं ये क्या करते हैं, अटैच करते हैं, या तो फर्पल सेल्स के साथ अपने आप को अटैच कर देते हैं या इवन एंटीबॉडीज के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, और क्या कर देते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, जिस तरह जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। बायोसेंसर्स इनको क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। पर्पल अगर नैनो पार्टिकल्स है ना, ये जाके हाँ अटैच हो गए, तो कहते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, तो बाहर से बायोसेंसर इनको फिर क्या करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे ये अटैच हैं, ठीक है। तो जो है इसके अलावा प्रोब्स के तौर पे इसको हम यूज कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अटैच करते हैं कोई स्पेसिफिक सेल्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ। इससे हम नैनो ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है। नैनो ट्रैकिंग में क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा जो है ब्लड में भी हम जो माइक्रोस्कोपिक मशीन्स जो हैं ब्लड स्ट्रीम में भी इनके लिए स्पेसिफिक जो नैनोबोट्स वगैरह होते हैं या रोबोट्स वगैरह होते हैं उसको इंजेक्ट कर देते हैं। अब ब्लड में जो है फिर मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए, फॉर एग्जांपल आप जो है कोई ब्लड में टॉक्सिन्स को जो है डिटेक्ट करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ब्लड में शुगर लेवल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ उसके लिए जो है मुख्तलिफ टाइप्स के जो है वो नैनोबोट्स डिजाइन हुए होते हैं, जिससे आप उसको क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक टॉक्सिन है, शुगर है, उसका लेवल क्या है, ठीक है। तो ये भी इसका जो है वो एप्लीकेशन है। अच्छा, इसमें तो अक्सर हमने डिस्कस भी किए हैं, जिस तरह डेंट ड्रीमर्स हैं या फॉर एग्जांपल ये जो कैप्सूल्स हैं, जिस तरह हम इसको जो मेडिसिन की डिलीवरी है उसमें यूज करते हैं। इसके अलावा जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मफुल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यही पैथोजेंस, कि उसको पैथोजेंस को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। कैंसर से इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल इसमें जो BC12 फैमिली प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, जो एपोप्टोसिस है उसको इंटरप्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सेल्स जो है इसमें प्रोग्राम सेल डेथ होता है ना एक प्रॉपर तरीके से, तो ये BC12 फैमिली प्रोटीन्स हैं, ये इसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, इस प्रोसेस को, सेल डिवीजन के प्रोसेस को इंटरप्ट करते हैं। तो इस तरह जो है हार्मफुल प्रोटीन्स हैं या फॉर एग्जांपल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि मेटोजेनरेट रेडिएशंस, जिस तरह जो है रेडिएशंस वो मुख्तलिफ किस्म के रेडिएशन रिलीज करते हैं, जिससे हम जो टारगेट फॉर एग्जांपल पैथोजन हैं, कैंसरियस सेल्स हैं, उसको क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। इसमें मोस्टली रिपीटिशंस भी हो रही है,
यही वो जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि फॉर एग्जाम्पल जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, ये जो नैनोबोर्ड्स हैं इसकी ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। तो एक तो आप लोगों ने कहा कि मेडिसिन को अपने टारगेट तक पहुंचाते हैं ना, एक जो है ये जो बजाते खुद मैकेनिकली जाके क्या करते हैं उसकी ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको खत्म करते हैं, उनको बर्स्ट कर देते हैं जब उसमें वो फोर्स की। उसका फायदा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब जिस तरह आप लोग कीमोथेरेपी करते हैं ना, अब कीमोथेरेपी में क्या होता है कि यही कैंसर सेल्स जो है उसको हम मेडिसिन से, रेडिएशन से फॉर एग्जाम्पल उसको किल करते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है नॉर्मल सेल पे। वो जो कीमोथेरेपी है उससे नॉर्मल सेल्स भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल अगर रेडिएशन हैं तो उससे नॉर्मल सेल्स भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नैनो रोबोट्स हैं इसका फायदा क्या है कि ये नॉर्मल सेल्स को हिट या टारगेट नहीं करते। वो क्यों? स्पेसिफिक होते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो कैंसरियस सेल्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो जाके स्पेसिफिकली उसको हिट करते हैं। इसी समझ आ गई? अच्छा, इसके अलावा जो है कहते हैं कि जो नैनो रोबोट्स जो फ्यूचर मेडिसिन हैं, तो इसमें जो है कहते हैं कि डिफरेंट जो है कि जो नैनो रोबोट्स हैं ये क्या कर देते हैं कि प्रॉपरली जो है ये क्या कर देते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके चेकअप रखते हैं, ठीक है, सेल्स की क्या करते हैं चेकअप रखते हैं कि कहीं जो है क्यू सेल्स म्यूटेट तो नहीं हुआ है, ठीक है, वो नॉर्मल है या इबनॉर्मल है, तो प्रॉपर जो है इसकी क्या कर देते हैं चेकअप रखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है। तो कहते हैं कि बहुत ही स्मॉल डायमेंशंस के होते हैं ये नैनो रोबोट्स जो हैं, और ये क्या करें पावरिंग द नैनो रोबोट्स कैन बी डन बाय द मेटाबोलाइजिंग लोकल ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी, ठीक है। इसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं कि फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज है उसकी ये क्या कर लें प्रॉपर मेटाबॉलिज्म कर ले। अब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए होता है ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जिस तरह हमने जिक्र किया कि ये हेल्पफुल होते हैं कि ऑक्सीजन को भी जो है ये प्रॉपरली क्या करते हैं अपने टारगेट साइट पे पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन अवेलेबल होगा ना तो क्या होगी ग्लूकोज की प्रॉपर ऑक्सीडेशन होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है एनेरोबिक, तो क्या होगा जिस तरह आप लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, वो मसल्स में जो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है, वो क्यों कि फॉर एग्जांपल एक्सेसिव एक्सरसाइज में उस तरह से जो है रेगुलर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब वो ग्लूकोज जो मेटाबोलाइज होता है ना, अब वो जाके लेक्टेट जो है वो पायरुवेट से जाके लेक्टेट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इतना रैपिडली उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, तो उसमें ये क्या करता है हेल्पफुल होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर मेटाबॉलिज्म करता है, उसकी ऑक्सीडेशन में हेल्पफुल होता है, यानी उनको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि कंप्यूटेशनल जो है कहते हैं कि सिंपल ऑन बोर्ड कंप्यूटर परफॉर्म अराउंड 1000 और फीवर कंप्यूटेशंस पर सेकंड। कंप्यूटर मींस के जो कैलकुलेशंस होती हैं बहुत रैपिड जो है उसकी क्या करते हैं कैलकुलेशंस कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है अच्छा, इसके अलावा नेविगेशन नेटवर्क, इसमें ये होता है कि हाई पोजीशन एक्यूरेसी, ठीक है, यानी जो है फॉर एग्जांपल जिस तरह हम नेविगेट करते हैं ना एक स्पेसिफिक लोकेशन को,
ठीक है। तो स्पेसिफिक लोकेशन को जो क्या कहते हैं उसमें ये बहुत ही पोजीशन एक्यूरेसी की होती है, एक प्रॉपर नेविगेशन करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि फिजिशियन को इस काबिल बनाते हैं टू कीप ट्रैक ऑफ वेरियस डिवाइसेस इन द बॉडी। ठीक है, तो मुख्तलिफ डिवाइसेस को ट्रैक करना, अगर बॉडी में जो है जो फिजिशियंस मुख्तलिफ डिवाइसेस लगाते हैं उसको ट्रैक करना। ठीक है, तो वो इसलिए इजीली जो है हम इस टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कहते हैं these nanobots will be able to distinguish between different types of cell types by checking their surface antigen। सरफेस एंटीजन को जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई जो सेल सरफेस है ना उसको ये प्रॉपर्ली चेकअप रखते हैं कि उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं है, तो प्रॉपर्ली उसको चेकअप उसकी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उधर कोई जो है वो म्यूटेशन हुई है, कोई चेंज वगैरह हुआ है, तो उससे इजीली हमें ये डिटेक्ट करके दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कहते हैं कि वन स्टाक फॉर एग्जांपल जो टास्क है कंप्लीट कैन बी रिट्रीव्ड बाय अलाउइंग देम टू इफ्यूज देमसेल्व्स टू द। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अब जिस पर्पस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं उस पर्पस के लिए हमने इसको यूज कर लिया ना, अब चूंकि है तो बॉडी में, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी तो आ सकती हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इसका एक फायदा ये भी है कि ये बॉडी से जो है इजीली फ्यूज हो सकते हैं थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इन एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ ये बॉडी से बाहर भी जो है वो फ्यूज हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो ये भी जो है इसका एक फायदा है। अच्छा, इसके अलावा जो है नैनो एथिक्स का मसला भी आ जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जहाँ पे अब अगर ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि इसको हमने यूज करना है ह्यूमन बीइंग्स की ट्रीटमेंट में ना या डायग्नोसिस में, तो अब ह्यूमन बीइंग्स को हम डायरेक्ट एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज नहीं करते। ठीक है, उसमें एथिक्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि अब अगर कोई एडवर्स इफेक्ट उसका हो तो क्या होगा, कोई बंदा जो है उसकी जो है उससे मौत भी हो सकती है ना, मर भी सकता है। तो इस वजह से जो है नैनो एथिक्स ये भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की जो एथिक्स है ना, एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड सेमेस्टर में क्लास में आ गया। ठीक है, ठीक है। अब लोगों के साथ तो ट्यूब साहब की क्लास है सर पोर्टल पे पता नहीं ये मेंशन सर हम मेरे ख्याल में, ये जो 43 है ना, 43 है ना, यूएस वर्ड हाँ उसमें है मेरे ख्याल में। नहीं 44 ये 43 है। यस अच्छा, फिर 44 में होगी, कोई बात नहीं। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि नैनो एथिक्स कंसर्न एथिकल एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, अच्छा, इसमें जो सपोर्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो नैनो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं ना, कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि वो तो कहते हैं कि इसको वो अच्छा कंसीडर करते हैं कि इसने जो है जिंदगी को बदल दिया है। यानी काफी इम्पोर्टेंट वन है कि हमने पढ़ा ना कि हर जगह पे जो है इसकी डायग्नोसिस में, मेडिसिन में रोल है ना, जिस तरह बायोमेडिकल रिसर्च है, बायोमेडिकल रिसर्च के हवाले से बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये जो है जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये क्या है, बहुत ही हाँ यूजफुल है। लेकिन ओपोनेंट्स भी आते हैं, उस पर एतराज भी करने वाले होते हैं। तो वो ओपोनेंट्स क्या कहते हैं कि कहते हैं कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग हैं, तो ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल जो नैनो बोट्स हैं ये एस्केप फ्रॉम लेबोरेटरी एंड रिड्यूस ऑल लाइफ ऑन द अर्थ, कि जो है वो ऐसा ना हो कि वो कोई रिप्लिकेट करके जो है वो जो पेशेंट्स हैं उनकी क्या कर लें, डेथ कास्ट कर लें। तो इससे ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की डेथ होती है ना, तो ये भी क्या है, एक एथिकल इशू होता है कि क्यों इसको यूज किया है। जियो मैन, ये
टेक्नोलॉजीज जितनी भी प्रोड्यूस होती हैं यूसेज पे डिपेंड करता है कि आप उसकी गुड यूज कर रहे हैं कि बैड यूज कर रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी डिजाइन होगी जिसकी नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो बोट्स, अगर उनकी यूसेज बेहतर रखते हैं ऑब्वियसली बेहतर है, यूज करने का फायदा नहीं होगा। वो असल में ना ये कहते हैं कि ये हाँ कोई नैनो बोट्स ने एस्केप कर गए बॉडी से, कोई ऐसी कंट्रोलिंग होती है कि वो एस्केप नहीं करता। असल में ना इसके अलावा भी ये तो एक इस तरह का पॉइंट है कि वो साइंस फिक्शन वाली बात इन्होंने की है ना, लेकिन इसके अलावा भी ना कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये फिलहाल जो है फॉर एग्जांपल इन विट्रो या इन विवो है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स पे जो है ये टेक्नोलॉजी फिलहाल उन्होंने अप्लाई नहीं की है, यानी माइस में, गिनी पिग्स में, ठीक है, जो लेबोरेटरी एनिमल्स हैं उस पे ये अप्लाई करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को एज एक्सपेरिमेंटल एनिमल डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता ना। तो ये जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं ये मोस्टली कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स तक महदूद हैं, ठीक है। अब अगर इसमें ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व करेंगे, मोस्टली आप लोग देखते हैं ना कि अब कोई ड्रग्स वगैरह टेस्ट होता है ना तो वो एक एनिमल पे अगर ड्रग टेस्ट हो रहा है तो अब जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट वो उधर दे रहे हैं वो सेम इट इज जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में भी करते हैं। इस वजह से आप लोग देखते हैं ना कि जब क्लिनिकल ट्रायल्स होती है ना, क्लिनिकल ट्रायल्स में फॉर एग्जांपल एनिमल्स पे हो गई, उधर सक्सेसफुल हो गई, तो अगर ह्यूमन बीइंग्स को वो इन्वॉल्व करते हैं तो स्मॉल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करते हैं एक ड्रग कि जब उनको हर तरह से उसकी सेफ्टी और एफिकेसी का पता हो तो उसके बाद जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करते हैं। ये एथिक्स हैं। उसमें जब स्मॉल पॉपुलेशन जो उससे जो रिजल्ट उनके पास आते हैं अगर वो रिजल्ट ऑथेंटिक है, सेफ है, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो उससे ज्यादा पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करते हैं, जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स उनको देखते हैं, ज्यादा पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर देते हैं। उसके बाद जो है फिर वो मजीद जो है उसको फॉर एग्जांपल फेज 3 फेज 4 पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब जब उससे पास होता है तो फिर वो कमर्शियली उसको कमर्शियल कर देते हैं, कमर्शियलाइज कर देते हैं। लेकिन कमर्शियलाइज होने के बाद भी उन पे वो क्या करते हैं, चेकअप रखते हैं। जिस तरह अक्सर ड्रग्स में आप लोगों ने नाम सुना होगा कि वो जब मार्केट में आ गई, यूटिलाइज हो गई मार्केट में, ठीक है, उसके बाद उनके जो है वो चूंकि मार्केट में जब आ जाती हैं तो बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन अब उसमें इन्वॉल्व हो जाती है ना। वैक्सीन, अच्छा, तो इस तरह से है पहले कम लोगों ने ट्राई किया था। हाँ बिल्कुल, यही है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि उनकी क्लिनिकल ट्रायल्स होती है ना, इस तरह तो डायरेक्ट एक सर क्लिनिकल ट्रायल्स की ये भी है कि जैसे यूरोप में कोई मेडिसिन बनी है, क्लिनिकल ट्रायल्स वहाँ की पॉपुलेशन पे होता है, वहाँ की पॉपुलेशन की एनवायरनमेंट और उनकी एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है, वो एडवर्स रिएक्शन भी हो सकते हैं और कुछ ज्यादा एफिकेसी नहीं होती। जिस तरह अब जो है वो जो वैक्सीन है कोरोना वाला ना, इधर तो हम लगाते हैं सैनोफार्म और सैनोवेक, ठीक है, और दूसरा वैक्सीन था जिनके अभी साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं और वो ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा, एस्ट्राजेनेका, उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं जो सिंगल डोज हम लेते हैं, वो ब्लड कोगुलेशन कर रहे हैं ना। तो अब इस तरह के जो है उनके फिर मीन्स के क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद भी जो है उनके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। इवन जब वो मार्केट में अवेलेबल होता है ना तो भी उनके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो उनको भी जो है प्रॉपरली चेकअप रखते हैं। इस तरह कुछ जिस तरह सिफिपाइम है, सिफिपाइम ये एक 4th जनरेशन सेफलोस्पोरिन है जो इवन मार्केट में आया भी था, यूज भी हो रहा था, तो फिर उसके बाद इनके साइड इफेक्ट्स आने लगे। इसके अलावा क्लोरामफेनिकोल ड्रग है जिसके साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा हैं और मोस्टली सिर्फ वो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन में यूज होता है ना। तो ये जो है फिर एथिक्स ये होती है ना कि फॉर अगर उनके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो आपने इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह जो है जो ओपोनेंट्स हैं या उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, अगर रिजल्ट नहीं है तो फॉर एग्जांपल जो अगर फॉर एग्जांपल फिलहाल
डॉक्यूमेंट्स में ये बात चल रही है ना कि उसको कहते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स इस तरह के आ सकते हैं, क्योंकि अब अगर सपोर्टर्स हैं तो उसके अपोनेंट्स भी हैं। तो इसी तरह अगर इसका अगर गलत यूज किया जाए तो इसका यहाँ पे कहने का मतलब ये भी हो सकता है पूरे स्टेट फॉर्म उसके कोई गलत हाथ उनको जो है किसी और मकसद के लिए यूज करे, कोई ऐसा इन्फेक्शन जैसे हम सुनते हैं कि आने वाले वक्त में बायो वार्स होंगे, बायोलॉजिकल वार, तो उसमें मतलब इसी तरह इन्फेक्शंस को लेकर ही यानी आप वो बायोसिक्योरिटी के हवाले से कह रहे हैं, ठीक है, कि एक तो बायोसेफ्टी है, एक फिर फर्दर बायोसिक्योरिटी भी है ना, कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज हम सेफ्टी के लिए भी यूज करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमने अपने आप को उससे बचाना होता है, ठीक है, या एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं ना, लेकिन उसका फिर बायोसिक्योरिटी भी ये है कि उस पे आप प्रॉपर चेक रखें कि किसी गलत उसके हाथ न लग जाए ना, या वो लैब से कहीं बाहर वो जो है वो बाहर कहीं किसी तरीके से भी जो है वो इलीगल तरीके से वो बाहर ना चला जाए ना। तो अच्छा, इसके अलावा जो है एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी, एनवायरमेंट और सेफ्टी के हवाले से भी जो हम इसको अगर यूज कर रहे हैं तो एनवायरमेंट में तो कोई इनके साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एनवायरमेंट में इनके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो एनवायरमेंट जो है पॉपुलेशन पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो एनवायरमेंट में इसकी सेफ्टी, जिस तरह पर हमने जिक्र किया ना पीछे के, जो रोबोट्स हैं जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब चलो पोल्यूशन को तो वो रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई साइड इफेक्ट्स तो और तो नहीं है कि वो जो है पॉपुलेशन के हेल्थ पे उनका कोई इफेक्ट हो, ठीक है। तो इस तरह के जो है ये भी इश्यूज आते हैं ना, हर तरीके से उसको देखना होता है। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज, ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये भी जो है मैटर करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें ये होता है ना कि मैं एक चीज फॉर एग्जांपल एक नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो रोबोट्स है बना रहा हूं, लेकिन उसका फायदा मुझे है, दूसरों को नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं तो बिजनेस के लिहाज से कर रहा हूं, बिजनेस के मुझे ज्यादा से ज्यादा इनकम हो इससे, ठीक है, लेकिन उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो, मैं उनको छुपा रहा हूं, साइड इफेक्ट्स को छुपा रहा हूं, और मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इनकी सेल आउट हो जाए और मुझे ज्यादा से ज्यादा इनकम मिले, ठीक है। तो इस तरह जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, या फिर मतलब एक एम्प्लॉय है वो एक एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है, ठीक है, तो अब एम्प्लॉय को ये नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ अपने लिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखे, ठीक है। वो चूंकि एम्प्लॉयर से उसका जो है वो उसको मिल रहा है ना, उनकी जो सैलरी वगैरह होती है, तो एक फिक्स, तो उसको ये नहीं है कि एक एम्प्लॉय है वो बाज़ औक़ात कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं ना, कि आप एम्प्लॉयर को जो है उससे कुछ चीजें छुपा के आप अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो है फिर इस तरह की कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एराइज हो जाते हैं, या एक इंडिविजुअल होता है वो दो कंपनीज के साथ अटैच हो जाता है, अब एक कंपनी से उसको ज्यादा पैसे देती है, एक कम, तो इसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होगा, किस तरफ, जहां से इनको ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत वो है क्रिटिकल इशू है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए ना इसमें। अच्छा, इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप, ये इस तरह होता है कि फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स होती हैं, कॉपीराइट्स या पेटेंट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नैनो रोबोट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी ने बनाया है, ठीक है, तो वो उनका क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो ऑनर्स हैं इनके, अब उनकी इजाजत के बगैर कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। आप उनको रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी इजाजत के बगैर, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सिंपली मैं आप लोगों को ये कहूं कि जिस तरह कोई
एक पाकिस्तान में आप लोग देखते हैं ना जो पायरेटेड सीडीज हैं, पायरेटेड बुक्स हैं, ये अवेलेबल है ना। अब ये पायरेसी जो है ना, ये अलाउड नहीं है, ये कॉपीराइट वायलेशन है, कॉपीराइट वायलेशन है। अब उन्होंने जो ओरिजिनल चीज बनाई है, अब अगर वो आपको इजाजत दे दे कि हाँ आप इसकी कॉपीज बना सकते हैं तो फिर तो ठीक है। उनकी जो इनके ऑनर्स हैं वो आपको परमिशन दे दें। अगर वो आपको परमिशन नहीं देते तो ये फिर क्या है, वायलेशन है। इस तरह पैटेंट्स भी होते हैं। अब नैनो रोबोट्स हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक कंपनी के या एक इंडिविजुअल के वो क्या है, पैटेंट्स हैं, तो वो इसका ऑनर है, ठीक है। अगर वो लीगली किसी को ये ऑनरशिप देता है, किस पे बेचता है तो ठीक है। अगर वो नहीं करता तो आप उसकी इजाजत के, उसकी मर्जी के जो है वो, या उसको इन्फॉर्म किए बगैर आप वो काम करते हैं तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वायलेशंस में फिर आता है, ठीक है। इसकी समझ आ गई? ये एथिक्स में आते हैं। असल ये चीजें जो है, ये बातें जो है वो एथिक्स में आते हैं, क्योंकि जो काम भी जो है वो ह्यूमन बीइंग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो उसमें एथिक्स आ जाते हैं। इवन आप जो है फॉर एग्जांपल इवन अपने एक्सपेरिमेंट में एनिमल्स को भी रखते हैं, तो ये नहीं कि आपने उसको जो है जबरदस्ती मारना है, वो इस तरह का जो है अब एक डोज आप टेस्ट करते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी में आप उसको या एक टॉक्सिन आप उस पर टेस्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी आप उसमें देखते हैं। ये नहीं कि फॉर आप जानबूझ के हाई डोज उनको लगा लें और वो एनिमल इवन क्यों ना हो, एनिमल किल हो जाए, तो ये क्या है, एथिक्स के अगेंस्ट है, ठीक है। केस पे जो है मोस्टली ह्यूमन हेल्थ के हवाले से जो नैनो पार्टिकल्स हैं इस पे डिबेट है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर नैनो मेडिसिन में ये नैनो पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं नैनो मेडिसिन में, लेकिन साथ में नैनो टॉक्सिकोलॉजी भी है, ऐसा तो नहीं कि फॉर एग्जांपल ये ड्रग्स को हम कहते हैं कि ये सेफली अपने टारगेट तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब ठीक है ये तो है, लेकिन ड्रग पहुंचाने के बाद वो नैनो पार्टिकल या नैनो रोबोट जो है वो तो बॉडी में मौजूद है, उससे कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, नैनो टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। अब अगर वो मेडिसिन को प्रॉपर्ली अपने टारगेट तक पहुंचा रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो बॉडी से किस तरह रिलीज हो रहा है सेफली, जिस तरह की ड्रग है हम उसकी कहते हैं ना कि ये जो इनकी जो लाइफ स्पैन है, हाफ लाइफ इतनी है, यानी इतने टाइम गुजारने के बाद वो बॉडी से उनकी आधी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अब अगर वो बॉडी में रिटेन करती हैं तो रिटेन करने का क्या होगा, उनके साइड इफेक्ट्स होंगे। हाँ बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ ना, हाँ तो ये मैं कह रहा हूँ कि फॉर उनके साइड इफेक्ट्स को भी देखने हैं कि फॉर इस तरह तो नहीं कि वो कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, कोई नॉर्मल टिश्यूज को डैमेज कर रहे हैं या किसी टिश्यूज में जाके उधर वो डिपॉजिट्स हो रहे हैं, जाके डिपॉजिट्स हो रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस कर रहे हैं, तो ये जो है फिर नैनो टॉक्सिकोलॉजी में आते हैं, ठीक है। ये हो गया है ये वाला, ये नहीं जी जी जी। अब अच्छा वही बात उन्होंने बयान की है ना कि जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं डायरेक्टली उसको जो है हम ह्यूमन बीइंग्स पे लेके नहीं जाते बल्कि पहले एनिमल्स पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है मीन्स के ह्यूमन बीइंग्स को जो है उसमें कोई डिफरेंट टाइप्स के जो है वो जो रिएक्शंस वगैरह है वो शो कर सकते हैं ना। तो इस साइड, इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी, इसमें हम टॉक्सिसिटी स्टडीज करते हैं, उसकी टॉक्सिसिटीज को देखते हैं कि ये फॉर एग्जांपल कितना टॉक्सिक है, टॉक्सिक नहीं है, तो ये चीजें हम उसमें
देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेफ्टी एंड हैंडलिंग ऑफ नैनो पार्टिकल्स को सेफली हैंडल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यूज ऑफ इम्प्लांटिंग नैनो डिवाइसेस इन ह्यूमन बीइंग्स, इम्प्लांटिंग आर्टिफिशियल डिवाइसेस। तो फॉर एग्जांपल अगर आर्टिफिशियल डिवाइसेस है या नैनो डिवाइसेस है जो हम क्या कर देते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, उसको इम्प्लांट करते हैं, तो उसकी सेफ्टी को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, ठीक है, कि वो सेफ हो।